जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब योद्धा की कहानियों का जिक्र चल ही रहा है तो एक और योद्धा की कहानी लेकर आए हैं। कहते हैं सदियों पहले जब हिंदुस्तान की धरती पर केवल राजाओं और सुल्तानों की हुकूमत थी, उस दौर में एक ऐसी लड़की ने जन्म लिया जिसने ताज भी पहना और तलवार भी उठाई। यह कहानी है उस शेरनी की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि गद्दी पर बैठने के लिए न जात चाहिए न ही जेंडर, सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कोई आम राजकुमारी की दास्तान नहीं है। यह उस औरत की कहानी है जो पुरुषों के दौर में ताज पहना, तलवार उठाई और इतिहास पर अपनी मुहर छोड़ दी। रजिया सुल्तान। एक औरत, एक सुल्तान, एक बगावत। पूरा नाम रजिया बिनते शमसुद्दीन इल्तुतमिश। जन्म 1205 ईस्वी। पिता सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली का एक मजबूत शासक। शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी। मृत्यु 13 अक्टूबर 1240। उसने कहा था, मैं बेटी हूँ और वारिस भी। दिल्ली की गद्दी के लिए बेटे पालने वाला समाज उस दिन हैरान रह गया जब सुल्तान इल्तुतमिश ने खुलकर ऐलान किया कि मेरे बाद मेरी बेटी इस सल्तनत की हकदार होगी। इल्तुतमिश जानता था कि उसकी बेटी में अक्ल है, हिम्मत है और राज करने का मादा भी। पर उस जमाने का सच ये था कि औरतों के लिए तख्त नहीं, पर्दा था। कहा जाता था कि औरतों के लिए जेवर है, तख्त नहीं। राजनीति का रंगमंच और रजिया का पहला कदम। इल्तुतमिश की मौत के बाद अमीरों अर्थात दरबार के शक्तिशाली सरदारों ने रजिया को दरकिनार कर उसके निकम्मे भाई रकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बिठा दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में रकनुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्कान ने इतना अत्याचार मचाया कि जनता उठ खड़ी हुई। दिल्ली की गलियों में आवाज गूंजने लगी, हमें रजिया चाहिए, नाकाबिल सुल्तान नहीं। और 1236 में रजिया बनी हिंदुस्तान की पहली महिला सुल्तान। एक औरत जो सुल्तान भी थी और सिपाही भी। उसने खुद को सुल्तान कहा, सुल्ताना नहीं, क्योंकि वह किसी की रानी नहीं थी, वह तो खुद हुकूमत थी। रजिया ने कानून बनाए, स्कूल और लाइब्रेरी बनाई और दिल्ली को न्याय दिया। लेकिन सबको यह पसंद नहीं आया, खासकर तुर्क अमीरों को। उन्हें लगा कि एक औरत उनकी ताकत छीन रही। एक औरत जो सुल्तान थी और सिपाही भी। रजिया ने पर्दा छोड़ दिया। वो दरबार में पुरुषों जैसे वस्त्र पहनकर आती थी, शेरवानी, पगड़ी, तलवार कमर में। उन्होंने यह साफ कर दिया कि मैं एक औरत जरूर हूँ, लेकिन एक सुल्तान भी हूँ। उनके शासनकाल में कुछ मुख्य निर्णय लिए गए। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, सरकारी नौकरियों में योग्यता को प्राथमिकता दी, न्याय प्रणाली को बेहतर किया, जनता से सीधा संवाद कायम किया। फिर मोड़ आया, याकूत, दोस्त, सहायक या प्रेमी। रजिया ने एक हफ्सी अफ्रीकी मूल के गुलाम जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर शाही अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया। ये अमीरों को नागवार गुजरा। उन्होंने इसे रजिया की कमजोरी और याकूत से रिश्ते के तौर पर देखा। क्या रजिया और याकूत प्रेम में थे? इतिहासकार बटे हुए हैं। कुछ इसे राजनीतिक रणनीति मानते हैं तो कुछ दिल की बात। साजिशों की आंधी आई और रजिया की गिरफ्तारी हुई। पंजाब के गवर्नर मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने बगावत कर दी। याकूत मारा गया, रजिया कैद हुई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर दिया। क्या ये प्रेम था, पश्चाताप या सत्ता की चाल? शायद तीनों। पर अब रजिया और अल्तुनिया दोनों का लक्ष्य था दिल्ली की गद्दी वापस पाना। अंतिम युद्ध और आखिरी सांसें। रजिया और अल्तुनिया ने एक छोटी सी सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया, पर अब तक तख्त पर बैठ चुका था नए अमीरों का उम्मीदवार बहारुद्दीन मसूद। एक आखिरी लड़ाई में कैथल के पास रजिया और अल्तुनिया की हार हुई। 13 अक्टूबर 1240 को दोनों की हत्या कर दी गई या धोखे से मार डाले गए। रजिया को एक गुमनाम कब्र में दफनाया गया, न शानो शौकत न सलामी। कहा जाता है कि आज भी दिल्ली की पुरानी गलियों में पहाड़ी भोजला के पास एक टूटी फूटी सी कब्र है, जहां माना जाता है रजिया की रूह सुकून से सो रही।
एक औरत जिसने वक्त से लड़ाई लड़ी, हुकूमत पाई और दुनिया को बताया कि औरत सिर्फ सौंदर्य नहीं, सत्ता भी है। तो दोस्तों, ये थी रजिया सुल्तान की कहानी जो सदियों से दबी रही पर कभी मिटी नहीं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल कहानी विद रेणु के साथ। और अगर आपको मेरे कहानी सुनाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।